1982 में शायद एक बहुत पायनियरिंग किताब लिखी थी, कंपेंडियम ऑफ इंडियन इलेक्शंस। वो कंपेंडियम नहीं था, उसके साथ साथ में थ्योरी थी। ओके तो हिंदुस्तान की सेफोलॉजी की शुरुआत सही कायदे से उस किताब से हुई। पहले बहुत अच्छा काम कुछ लोगों ने किया था। ओके उन्हें पायनियर कहना चाहिए, जैसे कि प्रणय रॉय, डेविड बटलर और अशोक लाहिड़ी। अशोक लाहिड़ी लाहिड़ी अरे अरे एकदम बाप रे। बंगाली आत्मा आपकी जग उठी है एकदम। तो लंबी कहानी का लब्बो लुआ भी ये है कि मैं सेफोलॉजिस्ट ना हूँ, न था, न होना चाहता था और अब तो कतई नहीं होना चाहता। चुनाव को सेंसिबल तरीके से समझना, बस वही सेफोलॉजी है, इससे फालतू कुछ है नहीं। ये काम का हिंदुस्तानियों का स्टाइल होता है ना, हर चीज़ को काला जादू बना देते हैं। करने वाला भी समझता है कि सामने वाले को कुछ पता ना लग जाए कि मेरे डब्बे में कुछ है नहीं, तो वो कहता है कि नहीं नहीं हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, दो बड़े अंग्रेजी के शब्द उसमें डाल देते हैं। ऐसी कुछ बात नहीं, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस को ठीक तरीके से लागू करो, इलेक्शन देखना शुरू करो तो हो जाता है। एबीपी पॉडकास्ट के व्हाट्सअप आबिर पे बड़ी अच्छी सी बात हुई मेरी आबिर से। आबिर का मतलब रंग गुलाल। इसमें बातचीत में बड़े अलग अलग रंग आए, कुछ नीले ठंडे, कुछ गीले पुराने और कुछ लाल और गरम। देखिएगा एबीपी पॉडकास्ट में। So well, hello ladies and gentlemen, boys and girls. I'm Abir Lahiri. आप देख रहे हैं WhatsApp Abir and ABP Live podcast presentation. Joining me today in conversation is somebody जिनको मैं बहुत टाइम से डिस्टर्ब कर रहा था कि प्लीज कर लेते हैं एक पॉडकास्ट, और he was traveling here and there and बोलते हैं करते हैं and finally today हम इनके ऑफिस में दिल्ली में बैठे हुए हैं। योगेंद्र यादव जी, more than I appreciate you as a politician or as an activist, I really like you as a cephologist. एंड मैं बहुत टाइम से किसी सेफोलॉजिस्ट से बात करना चाहता था कि भाई साहब ये साइंस है क्या भला। तो पहले हम उससे शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम राजनीति पे जरूर आएंगे। आपको सच बात बताऊं, ये मुझे सेफोलॉजिस्ट शब्द ना तो कभी पसंद आया, अच्छा, ना मैंने कुछ भी फॉर्मल ऐसा किया है जिसके नाते मुझे सेफोलॉजिस्ट कहा जाए। हमारे यहाँ कोई सेफोलॉजी का ना कोर्स है ना डिग्री है, और ये बिल्कुल हमारे यहाँ जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, 3 स्कूटर खराब करके फिर चौथा ठीक करना शुरू कर देते हैं, तो बिल्कुल वो मिस्त्री स्टाइल से मैंने करना शुरू। बट साइंस तो है इसके पीछे भी। नहीं, ऑफ कोर्स साइंस है, और कुछ लोगों ने बहुत सिस्टमेटिक किया है। मुझे इसका खामखा क्रेडिट मिल गया, और खामखा इसलिए कि मुझसे पहले बहुत अच्छा काम कुछ लोगों ने किया था। ओके उन्हें पायनियर कहना चाहिए, जैसे कि प्रणय रॉय, डेविड बटलर और अशोक लाहिड़ी। अशोक लाहिड़ी अरे एकदम बंगाली आत्मा आपकी जग उठी है एकदम। इन तीनों लोगों ने 1982 में शायद एक बहुत पायनियरिंग किताब लिखी थी, कंपेंडियम ऑफ इंडियन इलेक्शंस। वो कंपेंडियम नहीं था, उसके साथ साथ में थ्योरी थी। ओके तो हिंदुस्तान की सेफोलॉजी की शुरुआत सही कायदे से उस किताब से हुई। हालांकि उससे पहले ईपीडब्ल्यू डिकोस्टा थे, वो कुछ करते थे। और जो 80s में इन लोगों ने काम किया, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी बनाई, फिर सर्वे करने शुरू किए, उसको सामने रखा, एग्जिट पोल्स किए, वो सचमुच पाथ ब्रेकर। क्योंकि उसके पहले एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ओपिनियन पोल होते थे, एकेडमिक पोल्स होते थे, और ईपीडब्ल्यू डिकोस्टा ने कुछ जनरल ओपिनियन पोल्स भी किए थे, लेकिन वो कहीं मतलब बिल्कुल ही इनिशियल रॉ चीज़ें थी। सचमुच सीरियस चीज़ मैं समझता हूँ इन लोगों ने शुरू की थी। फिर 1980 में और उसके बाद 1984 में इंडिया टुडे के मदद से इन लोगों ने फोरकास्ट किए। दे वर ट्रूली पाथ ब्रेकिंग फोरकास्ट। मैं उस ज़माने में स्टूडेंट था, पढ़ता था, यूं करके देखता था कि अच्छा ये हो गया। मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था और मैथमेटिक्स ठीक ठाक था। हालांकि मैं कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं था, मैंने आर्ट्स लिया था, लेकिन आर्ट्स इसलिए नहीं लिया था कि मैथ्स से बच जाऊं। आर्ट्स लेके साथ में मैथ्स भी लिया था, पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स आता था। तो मैं देखता था कि अच्छा, तो पहली बार सीट और वोट का डिफरेंस, अच्छा ये कैसे समझते हैं, स्विंग क्या होता है, फोरकास्ट क्यों गलत होती हैं, क्यों सही होती हैं, सब देखता था मैं। तो उनसे मैंने सीखा, और उसके बाद और मैंने पॉलिटिकल साइंस में जब डिग्री की है, बिल्कुल संयोग मानिए, मेरी सेफोलॉजी का और पॉलिटिकल साइंस का कोई खास संबंध नहीं है। हिंदुस्तान में जिन जात रिलेटेड तो है, होना चाहिए, लेकिन मेरे केस में मैंने जो पॉलिटिकल साइंस की, वो दरअसल पॉलिटिकल फिलॉसफी में मुझे इंटरेस्ट था। फिलॉसफी, थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, इन सब चीज़ों में मैंने पढ़ाई की। तो हिंदुस्तान में वैसे जिन भी लोगों ने सेफोलॉजी की है, उनमें से किसी का पॉलिटिकल साइंस से कोई संबंध नहीं है। प्रणय रॉय
एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट थे, True. अशोक लाहिड़ी इकोनॉमिस्ट, डेविड बटलर प्रॉपर सेफोलॉजिस्ट थे नफील्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड में, लेकिन उनको छोड़ के बाकी किसी का पॉलिटिकल साइंस से संबंध अच्छा, वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट आ चुका था सोशियोलॉजी का? हाँ, वहाँ कुछ जगहों पे आ चुका था, कुछ जगहों पे बड़े मतलब सेफोलॉजी का कोर्स और डिग्री वगैरह तो नहीं था, लेकिन सेफोलॉजी एक चीज़ होती है, रिकॉग्नाइज किया जाता Okay. था। तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट था, प्योर इंटरेस्ट के चलते मैंने कहा कि चलो हम भी कुछ कोशिश कर सकते हैं, और मैंने बिल्कुल एक शौकिया तौर पे ये सब चीज़ें शुरू की, जो मेरा प्रोफेशनल काम नहीं था। ओके। और वो शौकिया चीज़ इतनी चल गई, और बाद में मैं CSDS आया और वो सब किया। तो सच बात ये है, तो लंबी कहानी का लब्बो लुआब ये है कि मैं सेफोलॉजिस्ट ना हूँ, ना था, ना होना चाहता था, और अब तो कतई नहीं होना चाहता। मतलब ये ऐसा कुछ होता है ना, जैसे आप मान लीजिए बहुत अच्छे बॉटल ओपनर, आपको ढक्कन खोलना आता है, और ढक्कन खोलना मान लीजिए दुनिया में एक ऐसी विधा बन जाए जिसके करोड़ों रुपए मिलने शुरू हो जाएं, तो सारी दुनिया आपको, आप ढक्कन बहुत अच्छा खोलते हैं, और आप कहेंगे भैया नमस्ते, मैं और भी कुछ करता हूँ। तो यही मेरे साथ हुआ, कुछ इलेक्शन फोरकास्टिंग का करते करते मतलब लोगों ने मेरे गले पे डाल दिया। और मतलब दुनिया में सक्सेस से ज़्यादा मिसफॉर्चून कोई नहीं हो सकता, कि जब आपकी सक्सेस हो जाए किसी चीज़ में तो और फिर वो आप चाहते ना हो। हाँ, मतलब कोई खास वो ना हो। अब जैसे वो थे अपने एक्टर थे जो गब्बर सिंह बने, क्या नाम था उनका, अब उनको हर कोई कहता है, नहीं, हाँ मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ, तो उनको हर कोई कहता था अच्छा वो बोलो कितने आदमी थे, और ये वाले डायलॉग बोला, वो भी उसका तंग हो गया होगा करते करते, मतलब कि मैं जिंदगी में और भी कुछ करता हूँ। फैंटास्टिक एक्टर है। हाँ जी, याराना फिल्म में भी वो कई फिल्मों मतलब बहुत ही मल्टी फेसेटेड एक्टर थे, और बेचारे को मतलब शोले का गब्बर सिंह बना के वो कर दिया। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत छोटा सा एलिमेंट था, बहुत मेरी निगाह में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था, वो पब्लिक लाइफ में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन गया। क्योंकि टेलीविजन मेन स्ट्रीम हुआ और न्यूज़ मेन स्ट्रीम हुआ, लोग आए, ये भी एक एस्पेक्ट खुला शायद इसीलिए। और उसकी वजह, और चूंकि मैंने टेलीविजन पे जब प्रेजेंट किया, हिंदी में मैंने प्रेजेंट किया, तो लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है कि मैंने शुरू किया। दरअसल मैंने शुरू नहीं किया था ये, पहले इंग्लिश में होता था, आपने उसको हिंदी किया। जी, पहले इंग्लिश में होता था, पहले आपने इंग्लिश उसको में हिंदी होता था, और विनोद दुआ उसको बहुत अच्छे से हिंदी में भी प्रेजेंट करते थे। Okay. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत लोग आके मुझे कहते हैं साहब हिंदुस्तान में आपने नई चीज़ शुरू की, आपने ये किया वो किया। अब मतलब तारीफ से आदमी क्यों मतलब झगड़े, लेकिन सच ये है, मैं आपके मतलब ऑफिशियली क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं कोई ट्रेल ब्लेजर नहीं था, मैंने इसकी शुरुआत नहीं की, एक चली हुई चीज़ में कुछ कंट्रीब्यूट किया, और उससे, और दूसरा उधर CSDS में एकेडमिक सर्वेज का ट्रेडिशन पहले से था। Okay. उसको भी मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, बस यही है। तो इस ये जो सेफोलॉजी जो मेरे मतलब सर पे चढ़ी हुई है, उसको अगर आपने और चलाना है तो आप चला लीजिए। मतलब बट अब आप इन जनरल वैसे प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कभी? बिल्कुल नहीं। अपनी पार्टी के लिए देखिए, इलेक्शन का स्टूडेंट हूँ तो पढ़ता तो हूँ। अभी कर्नाटका में हुआ, कुछ लोगों ने कहा, जब सारी चैनल कह रही थी नहीं बीजेपी आगे है, ये है वो है, तो किसी ने कहा क्या सर्वे किया है? मैंने कहा सर्वे किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा ये कर सकते हैं, अब आप डॉक्टर हो तो कोई आपको चलते पे अगर आप उसके बाद म्यूज़िक करने लग जाओ और कहीं कोई स्टेज के ऊपर किसी आदमी को दौरा पड़ जाए तो आप उसका वो कर तो देंगे ही आगे कि भैया ये करना है। सही बात है। तो वैसी स्थिति है। मैं सेफोलॉजिस्ट ना हूँ, ना इस वक्त प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने 2012 में ही कान पकड़ के कह दिया था अब आगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फोरकास्ट की थी जो बहुत अच्छी निकली थी। Okay. और उस वहीं पे मैंने टीवी पे बाकायदा कान पकड़ के कह दिया था कि बस थैंक यू वेरी मच, अब हो गया। और सेफोलॉजी मुझे भविष्यवाणी नहीं करनी। और 2013 में तो फिर मैं पॉलिटिक्स प्रॉपर में चला गया था। और तो ना मैं बिल्कुल ना करता हूँ, ना करने की कोई इच्छा है। हाँ, चुनाव देखता हूँ, और चुनाव को सेंसिबल तरीके से समझना, बस वही सेफोलॉजी है, इससे फालतू कुछ है नहीं। ये काम का हिंदुस्तानियों का स्टाइल होता है ना, हर चीज़ को काला जादू बना देते हैं। करने वाला भी समझता है कि सामने वाले को कुछ पता ना लग जाए कि मेरे डब्बे में कुछ है नहीं, तो वो कहता है कि नहीं नहीं हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, 2 बड़े अंग्रेजी के शब्द उसमें डाल देते हैं। ऐसी कुछ बात नहीं, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस को ठीक तरीके से लागू करो, इलेक्शन देखना शुरू करो तो हो जाता है। सही बात। आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में थोड़ा रिवर्स गियर लगाते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पले बड़े, विच इज़ द सिटी यू रिलेट टू द मोस्ट, वो क्या है? गंगानगर, राजस्थान। गंगानगर में मेरा गांव हरियाणा में है। ओके। हरियाणा में रेवाड़ी के बिल्कुल पास सहारनबास गांव है। और मेरा जन्म गुड़गांव का है।
ओके। क्योंकि वो मेरे मामा जी का घर था, अच्छा, ननिहाल है आपका। ननिहाल था। लेकिन मेरे पिताजी नौकरी के लिए चले गए थे गंगानगर, राजस्थान का छोटा सा शहर है, बिल्कुल पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। ओके। वहाँ पे वो गए, वहाँ खालसा स्कूल था, वहाँ पढ़ाना शुरू किया। खालसा कॉलेज है, वहाँ उन्होंने जीवन भर पढ़ाया, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। क्या बात है। और वहीं मेरा सारा, वहीं बड़ा हुआ, वहीं पढ़ा। कॉलेज वालेज सब कॉलेज तक जी बिल्कुल एकदम क्या बात। खालसा स्कूल में पढ़ाई की। जैसा मैं कहता हूँ, मैंने पंजाबी मीडियम में इंग्लिश सीखी है और पंजाबी मीडियम में हिंदी भी सीखी है। क्या बात है। और गुरुमुखी आई एम श्योर आती हाँ, होगी, मैं क्योंकि गुरुमुखी पढ़ता हूँ, बिल्कुल। मैं 10वीं क्लास तक पास गुरुमुखी, किया हाँ। था। अभी भी पंजाबी अखबार पढ़ मैं भी सकता 4 साल हूँ। खालसा स्कूल में पढ़ा हूँ, मतलब मैं तो अच्छा, बहुत अच्छा। ऊड़ा एड़ा एकदम छोटे में, एकदम उड़ा छोटे एड़ा में। इतना भी जानते हैं इसका मतलब? हाँ, पढ़े हैं एकदम आप छोटे में किसी? उड़ा एड़ा हाँ, सीखा, तो हाँ, मतलब जी, उसके जी, बाद जी। छूट गया, तो अब तो नहीं समझ में आता। जी, तो खालसा स्कूल में पढ़ाई की वहाँ, फिर खालसा कॉलेज में बीए किया। उसके बाद आगे काम किया। तो गंगानगर का वो शहर था जिससे मतलब बहुत आज भी उस शहर से लगाव है। मतलब उस शहर में अभी हमारा फॉर्मली कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जैसे ही पिताजी की नौकरी खत्म हुई, अगले दिन उन्होंने फैसला किया सारी प्रॉपर्टी बेच के गांव में जाऊंगा वापस। उनको गांव का, वो था रेवाड़ी? और उसके बाद नहीं, रेवाड़ी से आगे गांव। आगे, ओके। रेवाड़ी शहर नहीं, ओके। गांव में गए। वो गांव में अगले 30 साल तक रहे। 2-1 साल पहले उनका निधन हुआ। तो गंगानगर में रहने का, आ जाइए आप, आ जाइए। गंगानगर में रहने के 2-3 असर हुए। वो अच्छा। एक तो ये कि मेरे बचपन के जितने भी दोस्त हैं, गंगानगर शहर एक बहुत इस मायने में अजीब शहर था कि उस शहर की कोई विरासत नहीं थी। इसे रख दीजिए यहाँ जी, थैंक यू। खूब भालो। तो गंगानगर शहर की खासियत ये थी कि वो शहर कोई बहुत पुराना शहर नहीं है। उस शहर को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने एकदम खाली रेगिस्तान पे बनाया था। वो वहाँ से ये पानी बीकानेर के लेके पास आए। है? बीकानेर से थोड़ा आगे, बीकानेर से और पंजाब की तरफ है। ओके। ये जो राजस्थान का यूं करके नक्शा होता है ना, तो उसकी जो चौंच है वो समझ लीजिए गंगानगर है। ओह, बिल्कुल उसके टॉप पे गंगानगर so है। cool। वहाँ राजस्थान, वहाँ से पंजाब 15-20 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पाकिस्तान 25 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल उस कोने पे है वो शहर। खासियत उस शहर की ये थी कि वहाँ पे महाराजा गंगा सिंह कनाल लेके आए, और चूंकि उस वक्त बिल्कुल रेगिस्तान था, कोई वहाँ बसना नहीं चाहता था, तो वो पंजाबियों को बुला के लाए कि यार तुम करो। पंजाबियों का ये होता है, उनको आप अंडमान ले जाइए, उनको आप कनाडा ले जाइए, तंजानिया ले जाइए, वो वहाँ पे जाके खेती शुरू कर सकते हैं। तो वहाँ पंजाबी आए। तो वो शहर है टेक्निकली राजस्थान में, लेकिन वो शहर बहुत पंजाबी शहर है। पंजाबी वहाँ पे उतने ही पंजाबी हैं और जितने की बागड़ी। कहने को रेगिस्तान में है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट है वहाँ। इतनी शानदार खेती, और गंगानगर के किन्नू, ये जो किन्नू आजकल आते हैं ना, ये लगभग सारे गंगानगर से आते हैं। तो किन्नू की खेती वहाँ। बट तो जब उस टाइम पे देखा गया होगा, जब एस्टैब्लिश हुआ होगा, तब एकदम रेगिस्तान था। इनिशियली बिल्कुल रेगिस्तान था। तो बिल्कुल रेगिस्तान, जो नखलिस्तान कहते हैं ना, रेगिस्तान में आप पानी ले जाओ तो एकदम बहार आ जाती है। तो उस तरह का वो इलाका है गंगानगर। और वहाँ कोई पुराने बाशिंदे नहीं थे। तो उसका 2-3 असर हुआ। एक तो वहाँ जाति धर्म की दृष्टि से, मतलब जो एक धर्म जिसके बारे में मुझे कुछ पता लगा, वो सिखिज्म था। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि दुनिया में जहाँ मैं हूँ, कहीं अमेरिका में जा रहा हूँ, कहीं किसी मेट्रो प्लेटफॉर्म पे कोई सरदार दिख जाता है, मुझे एकदम लगता है कि अच्छा अपने लोग आ गए। एक अपनापन महसूस होता है सिखों के साथ, क्योंकि वो बचपन से वही खालसा स्कूल में पढ़े, सब दोस्त वो थे, टीचर थे, दोस्त, फैमिली सब वो थे। उनकी जो उदारता है, पंजाबियों का जो खुला दिल है, और वो मेरे मन में हमेशा बस गया। उस शहर में कोई कम्युनल टेंशन किसी किस्म का था नहीं, मुसलमान वहाँ थे ही नहीं, ज़ीरो। उस शहर, उस इलाके में है ही नहीं कोई। जो दूसरा असर हुआ कि भाषा की दृष्टि से उस शहर में आधे लोग पंजाबी बोलते थे, आधे लोग बागड़ी बोलते थे। और पंजाबी और बागड़ी एक दूसरे से तसल्ली से बात करते थे, जो कि हिंदुस्तान का सच्चा ट्रेडिशन। सही बात है। पंजाबी लोग पंजाबी में बात करते थे, बागड़ी में जवाब मिलता था, दोनों एक दूसरे को समझते थे। लेकिन मेरे घर में ना पंजाबी बोली जाती थी ना बागड़ी। हमारे घर में बोली जाती थी आकाशवाणी और दूरदर्शन वाली हिंदी, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ इस सही वक्त। बात है। तो उसके चलते आई हैड वेरी अनफेयर एडवांटेज एज ए चाइल्ड।
एडवांटेज ये था स्कूल में कि स्कूल की जो हिंदी थी, जो टेक्निकली उस इलाके की भाषा थी, जिसको कोई नहीं बोलता था, वो सिर्फ मैं बोलता था। तो सो यू स्टार्ट विद एन एडवांटेज। लोग इस बात को समझते नहीं है, लैंग्वेज कितना बड़ा सवाल होता है। और सिर्फ इसलिए कि स्कूल की लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज एक थी, जबकि टेक्निकली क्योंकि जो आपको टेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा वो हिंदी है, वो उतने लोग नहीं जानते। मेरी माँ हिंदी की टीचर भी थी, वो एक एडिशनल एडवांटेज था। तो एक एजुकेशनल प्रिविलेज क्या होता है वो मैं जानता हूँ। और उसकी वजह से एक और हुआ कि उसकी वजह से मेरी भाषा पे किसी हिंदी की डायलेक्ट का असर नहीं है। तो बहुत लोग कहते हैं आप हरियाणा से हो, लगते तो नहीं हो। हाँ, क्योंकि लगते इसलिए मदर नहीं टंग हो कि इन्फ्लुएंस नहीं है, बिल्कुल क्योंकि मेरी लैंग्वेज पे हरियाणवी का असर है ही नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पले बड़ा ही नहीं। पला बड़ा ही नहीं हरियाणा में। हाँ, गांव जरूर आते थे, हर साल 2 महीने पिताजी लेके आते थे गांव में। गर्मी के महीनों में पानी होता नहीं था गांव में हमारे, क्योंकि खारा पानी है हमारे। बड़े मज़े आते होंगे। हाँ हाँ हाँ, वो गांव का एक अलग सुख था। तो लेकिन इसकी वजह से मेरी भाषा पे कोई असर नहीं हुआ। और तीसरा, गंगानगर एक इलाका था जो कास्ट वगैरह के खेल से बड़ा मुक्त था। तो इसका कोई मुझ पे, यादव मैं हूँ और यादव होने का मतलब क्या होता है, ये मुझे यूनिवर्सिटी में जाके पता लगा। तो वहाँ जाके जब JNU में मैं गया, बिहार के लोगों से मिला और उन्होंने कहना शुरू किया, तुम यादव हो? हाँ। वही जिसको हम अहीर कहते हैं? हाँ, लेकिन बड़े शरीफ से लगते हो। तुम तो अच्छा, अच्छे मार्क्स आए, लेकिन तुम्हारे, मैंने कहा इसमें लेकिन की क्या बात है, मैं पढ़ता हूँ तो बात नहीं। फिर मुझे पता लगा एक बिहार, उत्तर प्रदेश में यादव की क्या छवि है, और वो खैर गलत छवि है, लेकिन जो छवि है और वो सब, तो ये सब जाति बाती का पता उस वहाँ गंगानगर में कहीं नहीं लगा। पता नहीं किस कारण से मेरे पिताजी को लोग चौधरी साहब कहते थे। ओके। और जो कि वो सोचते थे हरियाणा से आया हुआ हर आदमी चौधरी ही होता है। अच्छा, इसलिए वो नाम बढ़ गया तो बढ़ गया। जैसे दिल्ली के अंदर हर बस कंडक्टर को चौधरी साहब आप कह सकते हैं, तो वैसा वाला मामला था। तो ये सब से मुक्त रहा और उस शहर में रह के पढ़ने समझने, और मेरा घर जो था बड़ा इस मायने में अजीब सा घर था। वैसे शहर में रहते थे, लेकिन कई मायनों में बिल्कुल गंवई। ये खाने पीने में वो खूब सारा घी, खूब सारा दूध, और मतलब रोटी के साथ एक समय दाल, दूसरे समय सब्जी। तो ये एक साथ रोटी सब्जी दाल होती है, तो मुझे मतलब उसमें मेरे जहन में नहीं, ज़्यादा प्रिविलेज था ये। हाँ, ये प्रिविलेज की का था। और इसलिए, और घी और दूध की सप्लाई ठीक रहे, इसलिए घर में भैंस होती थी, भैंस रखी जाती थी, जिसकी पिताजी दूध निकालते थे और माँ देखभाल करती थी, और उसके लिए चारा लाना मेरा काम हुआ करता था रोज़ का। तो सालों साल हमारे घर में तो ग्राउंड फ्लोर पे भैंस थी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे वो घर इतना कॉस्मोपॉलिटन था। फर्स्ट फ्लोर पे मार्क्स रहते थे, गांधी रहते थे, लोहिया, जयप्रकाश, फिलॉसफी, बर्ट्रैंड रसल, और ये सब रहते थे। बट हाउ कम दैट केम इनटू हाउस? माय फादर। ओके। पिताजी पढ़ते थे। पिताजी इकोनॉमिक्स वैसे पढ़ाते थे, लेकिन वो एसेंशियली ही वाज मैन ऑफ आइडियाज़। तो वो ये सब करते थे कि जीवन के काम निर्वाह करते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं आई नेवर अंडरस्टूड माय फादर सो फुली, कि कैसे उस गांव के लड़के को, जिसके पिताजी चल बसे थे, गांव में था, एक मैथमेटिक्स का जीनियस था, पता नहीं कैसे उस लड़के को ये लत लग गई कि मुझे जीवन में पढ़ना है, समझना है, सीखना है। और इसलिए नहीं कि मुझे डिग्री लेनी है, कैरियर बनाना है, कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको कैरियर में, और सिर्फ पढ़ना है इल्यूमिनेशन के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए। हमारे इधर आमतौर पे लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई जो है वो एक सीढ़ी होती है कैरियर चढ़ने के लिए। ये डिग्री ले ली, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ लोगों के लिए पता नहीं कैसे पढ़ाई लिखाई एक टॉर्च बन जाती है, जिसको वो अपनी तरफ देखते हैं, अपने अंदर अपना रास्ता दुनिया में देखने के लिए। तो मेरे पिताजी उस तरह के व्यक्ति। क्या वो आप में भी आया थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत आया होगा, उनके साथ रह के जिस तरह की संगत दुनिया में मुझे मिली, उसका कुछ तो असर नहीं, मतलब आप भी पढ़ाई लिखाई में करता हूँ। पिताजी का जो मैं देखता था कि वो पढ़ते थे सिर्फ सोचने के लिए, तो एक उस मायने में फिलोसफर आदमी थे। ओके। तो उस घर में जहाँ भैंस है, सब है, गंवाई संस्कार है, वहाँ BBC थी, वहाँ वियतनाम पे चर्चा होती थी,
वहाँ डाइनिंग टेबल पे बाकायदा वियतनाम पे बच्चों के ओपिनियन होते थे, वियतनाम वॉर ठीक है नहीं है, अमेरिका क्या कर रहा है, ये है वो है। तो एक मायनों में गंवाई से गंवाई और दूसरे मायने में बिल्कुल मतलब कोई लॉजिकल तर्क होते होंगे, आई एम श्योर। हाँ, क्योंकि आप आराम से अपने पिताजी को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते थे डाइनिंग टेबल पे, नहीं ये बात सही नहीं है, ये तो ऐसे है। और इंदिरा गांधी, इमरजेंसी, मैं बहुत छोटा था तब। हाँ सही। मगर ये सब चीज़ों पे क्या सही है क्या गलत है, इसके ऊपर आप तर्क कर सकते हैं। और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बाप हूँ अब चुप हो जाओ, ये नहीं था। तर्क का जवाब आपको तर्क से देना पड़ेगा, बाप होने से काम नहीं चलेगा। which is so important। इतना रेयर है वो। तो ये सब चीज़ें और जो डिबेट वगैरह जिसके बारे में लोग आजकल मुझे कहते हैं, तो वो कुछ नहीं है, वो घर का संस्कार था। वहाँ मतलब आप लच्छेदार भाषा दे बोल के काम नहीं चला सकते थे। कोई छोटा सा जुमला फेंक दिया आपने तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है, हाँ तो फिर बात क्या हुई, अच्छा तो आर्ग्यूमेंट क्या हुआ। मुझे याद है मैं बचपन से डिबेट करता था स्कूल में, और खासा स्कूल था, हिंदी किसी की इतनी क्लीन होती नहीं थी जिसके क्लीन बोला जाता है। मेरी थी तो मुझे डिबेटर बना दिया गया उठा के, तो बोलने वगैरह लग गया। तो पिताजी ने एक दिन मेरे से पूछा कि अच्छा डिबेट बोल के आए हो, मैं कुछ प्राइज़ वाइज लेके आया था। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या बोला, मैंने बोल दिया, सुना दिया, रट के पूरा होता सुना दिया। सो उन्होंने कहा कि तुम्हें विश्वास है तुम जो कह रहे हो सही है। मैंने कहा जी सही वही तो कुछ नहीं, मतलब मेरे को टीचर ने लिख के दिया, प्राइज मिलना था टीचर ने लिख के दिया, मैंने बोल दिया और मतलब ठीक है प्राइज मिल गया। वो कहते तुम्हारी आंख से लग रहा था कि तुम्हें विश्वास नहीं है उस बात में। मैंने कहा विश्वास तो नहीं है। सो उन्होंने कहा आगे से मत करना, जिस चीज़ में विश्वास मत तो बोलना मत उसे। मैंने कहा जी टीम में होते हैं तो मतलब टीम में ठीक है आपको फॉर या अगेंस्ट मिलता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा जी मैं टीम में नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो मत बोलो जिसमें विश्वास नहीं। वो मैंने गांठ बांध ली। एक और बात उन्होंने, एक बार डिबेट में मैं गया तो उन्होंने सुना, कहा कि बात सही है, तुम्हारे ओपोनेंट की कोई बात सही नहीं थी क्या, तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ओपोनेंट बिल्कुल बकवास कर रहे थे। मैंने कहा नहीं जी एक्चुअली उनकी 2-3 बात तो पॉइंट तो उनके वैलिड थे। तो उन्होंने कहा फिर तुमने बोला क्यों नहीं। मैंने कहा मैं इसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ और मैं गिनाऊँ कि मेरे फॉर वालों के क्या क्या पॉइंट वैलिड है। उनका हाँ, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है ना सारी बात सच बोलने की। तो उन्होंने कहा अच्छा मान लो तुम्हारे ओपोनेंट की सारी बातें मान लें तो क्या तुम्हारी साइड ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली उनकी 3 बातें सच हैं लेकिन उससे वो प्रोपोजिशन साबित नहीं होती जो वो करना चाह रहे हैं। सो उन्होंने कहा तुम ये क्यों नहीं बोल देते कि उनकी 3 बातें सच हैं लेकिन ये प्रोपोजिशन साबित नहीं होती उससे। दैट वॉज ए न्यू थिंग फॉर मी कि एक्चुअली आप कर सकते हैं। और उससे मैंने सीखा कि हर व्यक्ति, उससे आपका कितना भी डिसएग्रीमेंट हो, बड़े से बड़े झूठ में सच का एक छोटा सा अंश होता है, उस अंश को आपको सामने रख देना चाहिए। आपकी ड्यूटी होनी चाहिए उस अंश को सामने रखना। और वो कहने से आप हारते नहीं हैं। और अंततः सच जीतता है, और सच जीतने में अगर आप हार जाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें पिताजी से आई। यार आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन तरीके से बात करते हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि आजू बाजू पूरा दिन निकल गया, इतने सॉफ्ट स्पोकन किसी आज तो एटलीस्ट किसी से नहीं मिला हूँ मैं। नहीं एक्चुअली वंस अगेन आई एम सेइंग, ये लोगों को कई बार लगता है कि पता नहीं है कोई स्टाइल होगा, एडॉप्ट किया हुआ है, सिर्फ टीवी के सामने बोलते हैं उसके बाद तो माँ बहन करते ही होंगे ऐसा अगेन दे डोंट नो मी। क्योंकि वो मैं आपको अब जो कहानी बता रहा हूँ मेरे परिवार की, मेरे पिताजी जब बोलते, आपसे सॉफ्ट स्पोकन बोल रहे हैं ना, अगर आप मेरे पिताजी के सामने यूँ बैठे होते आपको यूँ करके सुनना पड़ता। इतना धीरे बोलते, इतना धीरे लिटरली इतना धीरे बोलते थे। और सिर्फ आर्ग्यू कोई बात होती तो तर्क, लेकिन बेटा सारी बात तो है लेकिन सच तो ये है ना कि ये बात है इसको। और वो किसी के सामने भी, कितने भी कोई पावरफुल व्यक्ति हो उसके सामने जाके बोल सकते थे, लेकिन आप तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो बात सच नहीं है। और लोग डरते थे कि वो, उनके पास कोई पावर नहीं थी, कुछ नहीं थी। और कॉलेज में कहीं पे भी कई लोगों की विजडम ही उनकी पावर। चौधरी साहब, विजडम और सच हाँ, कि चौधरी साहब बोल देंगे
तो वो कमेटी में अरे चौधरी साहब आ गए हैं, मतलब वो तो फिर उसके उनके आने पे उनकी प्रेजेंस में कोई बंदा झूठ नहीं बोलेगा कमरे में, क्योंकि नहीं तो चौधरी साहब आराम से, मगर सर ये तो आप सच नहीं बता रहे ना, वो बात आपने ही तो मेरे को बताई थी, वो आप यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हो, वो ऐसी बात बोल देते थे। तो वो उनका संस्कार है। और जो दूसरा रही सही कसर थी, वो मेरे जो राजनीतिक गुरु किशन पटनायक थे, उनको किसी बहुत कम लोग जानते हैं, दुर्भाग्य है इस देश का कि वो बहुत कम लोग जानते हैं। आप बताइए उनके बारे में। किशन जी को मैं मिला जब मैं यूनिवर्सिटी गया। ओके, जेएनयू में मैंने बीए राजस्थान से किया, पंजाब में अपने गंगानगर से, और उसके बाद सीधा जेएनयू चला गया। लोग जेएनयू में जाके मार्क्सिस्ट बनते हैं। मैंने जेएनयू जाने से पहले मार्क्सिज्म सीख लिया था। जैसे मैंने बताया, मेरे फर्स्ट फ्लोर पे मार्क्स रहता था, ठीक है। तो मुझे मार्क्सिज्म पता था। और पहली बार जेएनयू में जाके मुझे लगा कि लोगों को तो मार्क्सिज्म आता नहीं है ठीक से, और वैसे भी तब तक मेरा मार्क्सिज्म से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस शुरू हो चुका था। तो लोग जेएनयू जाके मार्क्सिस्ट बनते हैं, मैंने जेएनयू जाके गांधी, लोहिया, जयप्रकाश को डिस्कवर किया। और उसके पीछे सुनील हमारे एक साथी थे, लेकिन उनसे ज़्यादा वहाँ मैं किशन पटनायक को मिला। किशन पटनायक, किशन जी जैसा हम कहते थे। किशन जी वो नहीं, एक माओइस्ट भी किशन जी कहलाते थे, वो नहीं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं ये। किशन जी जब उड़ीसा के थे, बरगढ़ इलाके से, वहाँ पे रहते थे, और जब वो सोशलिस्ट थे, लोहिया के बहुत नज़दीक थे, लोहिया के साथ उन्होंने एक मैगज़ीन में काम भी किया, और कई संयोग की वजह से जब वो 30 साल के थे तब वो मेंबर पार्लियामेंट हो गए, लोकसभा के मेंबर। 1962 में वो लोकसभा के मेंबर हो गए। वेरी फ्यू। हाँ, ही वॉज 32 एट दैट टाइम, 32-33। जो आदमी 32 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट हो, वो आदमी जब 74 साल की उम्र में गुजरा, उसके पास अपना मकान नहीं था, उसके पास बैंक बैलेंस नहीं था। उसने तय किया था कि बच्चे नहीं होंगे, नहीं तो मैं देश के लिए काम नहीं कर पाऊँगा। और वो अपनी इस सादगी और त्याग का डंका नहीं बजाता था। इतना हल्का बोलता था किशन जी। अगर इस कमरे में बैठे हों तो आप नोटिस भी ना करेंगे कि वो हैं, बस जिस कोने में बैठे होंगे उस कोने में रोशनी सी आपको महसूस होगी। वो बोलते बहुत कम थे। ऐसे पॉलिटिशियन जो बहुत कम बोलते हों, संकोची थे, बहुत संकोच से बोलते थे, अपनी बात लिखते थे और बोलते थे आराम से। 1.5 घंटा 2 घंटा लेक्चर देते थे। उनके लेक्चर सुन के हम बड़े हुए, उनसे सीखा, लेकिन पूरा सच बोलना चाहिए, ये उनसे। किशन जी के साथ मैंने 83-84 में मैंने उनको जाना एज ए स्टूडेंट, 82-83 में, और 2004 में उनकी डेथ हुई। तो मैंने उनको 20-22 साल तक ज़िंदगी में जाना, और उनके साथ कई बार उनकी शागिर्दी की। क्लर्क की जो बोल देते थे मैं लिख दूं जी इस चीज़ को, तो वो सब किया, ट्रैवल किया। 20 साल में मैंने किशन जी को एक बार भी झूठ बोलते हुए नहीं सुना। और झूठ बोलना उस आदमी का जो पब्लिक लाइफ में था। प्राइवेटली सच्चा होना बड़ा आसान है, सारी दुनिया से दूर रह के वो होना। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, दोस्त उनके अलग हुए, उन पे लोगों ने एक्यूजेशन किया, कभी झूठ नहीं बोला। तो अगर कोई मेरे पिताजी को और किशन जी को, इन दो लोगों को जानता है, उसके बाद उसे कतई हैरानी नहीं होगी कि मैं वो जैसे सॉफ्ट स्पीकिंग हूँ, ये सब हूँ। एक तो देखिए, बट जितना आप एक्सपोज्ड हैं फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स से, मीडिया से, इन जनरल पब्लिक कैमरे से, इतना ये दोनों नहीं थे। वो जमाना नहीं था ना। देखिए मेरे पिताजी तो बिल्कुल गुमनाम आदमी थे, कौन जानता था। गंगानगर के अंदर लोग जानते थे भी देवता आदमी हैं। गंगानगर के बाहर कौन जानता था पिताजी को, ना कभी जाना, ना उनकी कभी इच्छा हुई कि उनको 4 लोग जाने। बहुत संकोची आदमी थे। किशन जी पब्लिक लाइफ में थे, और आज आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो किशन जी से सीख के बड़े हुए। किशन जी ने पता नहीं किस किस मिट्टी को पकड़ के इंसान बना दिया। मैं भी उन सैकड़ों लोगों में से एक हूँ। नीतीश कुमार भी हैं उनमें से इंसिडेंट। अच्छा। बहुत लोग, आप थोड़ा सा पॉलिटिकल सर्कल्स में पूछना शुरू करें किशन पटनायक, लोग एकदम थोड़ा खड़े होकर सम्मान से कहेंगे किशन जी, हाँ मैं उनको जानता था। मेधा पाटकर, सब लोग किशन जी के संपर्क में आए हुए लोग हैं। तो किशन जी ने हम सबको वो एक सोचना सिखाया पॉलिटिक्स के बारे में। पिताजी ने भी सिखाया था, मगर पॉलिटिक्स के बारे में कैसे सोचते हैं और क्या एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का कंडक्ट होना चाहिए। किशन जी, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल
एकदम क्या होना चाहिए? आई एम ईगर टू नो क्या होना चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का कंडक्ट, बिकॉज सेल्फलेस, पूरी ठीक है। तरह से सेल्फलेस थे। कई बार मैं देखता हूँ लोग सेल्फलेस होते हैं मटेरियल टर्म्स में, पैसा नहीं बनाते ये नहीं, लेकिन जहाँ मौका मिले अपनी ईमानदारी का डंका बजाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपना वो सब करना। किशन जी अपने बारे में कभी नहीं बोलते थे, और अगर उनकी प्रेजेंस में कोई उनकी तारीफ करना शुरू करे तो सारे लोगों को लगता था ये भी कोई बात है करने की। मतलब एक उनके अराउंड ऑरा था कि ये आप नहीं करते, ये किशन जी की प्रेजेंस में ऐसी चीज़ें नहीं। तो ये जो दरबार लगाना ये वो कतई कुछ नहीं। किशन जी, सुनील मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थे, इकोनॉमिक्स के टॉपर थे, और उनके इकोनॉमिक्स के रिकॉर्ड को बाद में किसी एक ही व्यक्ति ने तोड़ा था, वो है अभिजीत बनर्जी। अच्छा। हाँ, और वो सुनील, लोग सोचते थे प्रिंसटन जाएगा, कहाँ जाएगा। वो मध्य प्रदेश के एक गांव में आदिवासियों के साथ रहना शुरू किया। लोगों ने कहा 6 महीने में वापस आ जाएगा। वो 30 अपनी ज़िंदगी खत्म होने तक उसी गांव में, होशंगाबाद ज़िले के केसला में रहा वो सुनील। मैंने इन लोगों को देखा है, और उनका जो सेल्फलेस कंडक्ट है, जो डेमोक्रेटिक तरीका था सबके साथ काम करना, और अपने ऊपर स्पॉटलाइट कम, काम पे ज़्यादा, काम बड़ा है, नाम नहीं। इन सब लोगों को मैंने देखा। सच्चिदानंद सिन्हा को मैंने लिखते हुए देखा, उनसे पढ़ा, वो आज भी हैं हमारे बीच। अशोक सक्सेरिया से मैं मिला। इतने लोगों से मिलने के बाद अगर इनकी आप पे परछाई भी पड़ जाए, इन वाकई मुझे एक लगता है ज़िंदगी में मेरा सबसे बड़ा एसेट यही है कि जिस तरह के लोगों को लोग 7 जन्म में मिलते होंगे ना, मैं उन सबको 1 जन्म में मिला। और इतने लोगों की परछाई पड़ जाए तो मिट्टी भी चमकने लग जाए इसकी परछाई से। सॉरी। तो मेरे जो गुण बताए जाते हैं उनमें से मेरा कुछ नहीं है, वो इनकी परछाई पढ़ पढ़ के मैं थोड़ा सा कुछ ना पानी भी कुछ असर लूंगा। हुआ है जी। तो ये उनके संगत का एक असर, इन सब लोगों से जो सीखा देखा, इनके मुकाबले में अगर आप वाकई सुनील को मिले होते तो आपको मुझ में कुछ भी अच्छा ना दिखाई देता। आपको लगता है ये आदमी तो सुनील का मतलब 2% भी नहीं है ना। इतने शानदार लोग हमारे देश में हुए हैं, और मेरा सौभाग्य था कि मैं इनमें से कुछ लोगों को मिला। तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का वो जो है कि आप पूरी तरह से एक लार्जर गोल के लिए कमिटेड, अपने सेल्फ और अपना जो सेल्फ प्रमोशन वो नहीं, किसी सीट, किसी कुर्सी, इस सब की कोई चाहत नहीं। विचार की राजनीति, विचार आगे, लिखना, काम करना एक साथ, रचना और संघर्ष दोनों एक साथ साथ। और इन सब से मैंने गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और मार्क्स, इन सब को एक साथ समझना सीखा। तो ये सब विरासत है। तो जो मुझ में गुण बताए जाते हैं, मुझ पे जो आरोप लगाए जाते हैं, ये सॉफ्ट है, ये है, इंटेलेक्चुअल, नहीं मतलब मैं तो बात करके आपसे वो वाली वाइब आ रही थी। अच्छा, सिंस यू आर मेंशनिंग अबाउट मार्क्स एंड दिस, मैं हमेशा कई बार हम इन जनरल दोस्त लोग डिस्कस करते हैं, ये करते हैं, और हम सोसाइटल अरेंजमेंट में अक्सर लोग टैगिंग कर देते हैं, अरे ये तो लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है। और ये आप एक पॉल साइंस के रिसर्चर हो, मैं तो ये मान के चलता हूँ। आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए एकदम क्रिस्प 2-2 लाइन में कि भैया लेफ्टिस्ट मतलब क्या होता है, राइटिस्ट मतलब क्या होता है, सेंट्रिस्ट मतलब क्या होता है। और उन सब आवाम के लिए जिनको कुछ नहीं पता, बस दूसरे को टैगिंग करने के लिए कि भाई तू ये है और वो है। हम इस जो एक सो कॉल्ड मकड़ जाल में फंस चुके हैं कि कोई राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्कशन ही नहीं कर रहा, बस लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच में डिस्कशन हो रहा है। हाउ डू यू डिफाइन दिस? ये यूरोप से ली हुई कैटेगरी है जिसका हिंदुस्तान के लिए कोई खास मतलब नहीं है। कैटेगरी का मतलब सिर्फ ये है, यूरोप में एक ज़माने में जो लोग बहुत क्रांतिकारी बदलाव के पक्ष में थे और गरीबों के हक में थे, उन्हें लेफ्टिस्ट कहा जाता था। और जो कहते थे कि जैसी दुनिया है वैसी चलने दो, और जिसका मतलब है कि जो अमीरों का, जो पूंजीपतियों का दबदबा है वो चलने दो, उनको राइटिस्ट कहा जाता था। तो राइट वाले वो थे जो कि प्रिविलेजेस को डिफेंड करते थे, लेफ़्ट वाले वो थे जो कि हायरार्कीज़ को, जो कि ऊंच नीच, इनइक्वालिटीज़ को क्वेश्चन करते थे और उसको इक्वल करना चाहते थे। सेंट्रिस्ट वो कहलाते थे जो दोनों को बैलेंस करते थे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हुआ ये सारे शब्दों का, हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ के लिए यूरोप की मिसाल लेते हैं। हिंदुस्तानी दिमाग इतना गुलाम है कि हम हर चीज़ में अपना यूरोप की मिसाल, यूरोप का वो बीमारी भी हमारी है तो उन वाली बीमारी है, ये तो किसी भी गुलाम मानस का चक्कर होता है। हिंदुस्तान में जो लेफ्टिज्म शब्द बना, लेफ़्ट जो कहा जाता है, वो लेफ़्ट वो लोग
जो कि मार्क्सिज्म या सोशलिज्म के इन्फ्लुएंस में आए। ओके। और जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि वो लोग जो कि दुनिया को इक्वल बनाना चाहते हैं। ओके। ऐसी दुनिया जहाँ अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाए, ठीक है। वो लोग लेफ्टिस्ट कहलाते हैं। लेकिन साथ साथ में हिंदुस्तान में लेफ्टिस्ट वो भी हुए जिन्होंने कहा कि एक सेकुलर दुनिया होनी चाहिए, धर्म का दबदबा ना हो। राइटिस्ट लोगों ने धर्म का झंडा भी उठा लिया, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, सिखिज़्म हो, वो सब हुआ। उस सब से ये डेफिनेशंस बन गए हैं। तो उस ब्रॉड टर्म्स में कहें कि क्या मैं लेफ्टिस्ट हूँ, हाँ भाई बिल्कुल हूँ लेफ्टिस्ट, मगर उस टर्म से तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी लेफ्टिस्ट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इक्वालिटी सोशो इकोनॉमिक एंड दिस। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सोशलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू इक्वालिटी। सीधे सीधे ये तो लेफ्टिस्ट है। तो भैया हाँ, उसमें मैं लेफ्टिस्ट नहीं, मतलब मैं और किसी की टैगिंग पे तो जा ही नहीं रहा, मतलब सबकी आइडियोलॉजी अपनी है और सबको जो एवरीबॉडी। लेकिन लेफ्ट के अंदर अलग अलग शेड है। लेफ्टिस्ट बहुत सारे सेक्ट्स हैं अब जी। तो लेफ्टिस्ट का मतलब कुछ लोगों का ये होता है वो जो कि सोवियत यूनियन में जो हुआ करता था, स्टालिन को डिफेंड करते थे। उस मायने में मेरे जैसे लोग लेफ्टिस्ट कभी नहीं रहे। हम सोवियत यूनियन के बहुत क्रिटिक थे। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, ये सब लोग सोवियत यूनियन के बहुत क्रिटिक हुआ करते थे। या वो जो कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी और वेस्ट बंगाल, केरला, इस सब के सपोर्टर थे, वो हम नहीं रहे कभी भी। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का मैं काफ़ी क्रिटिक रहा, कई चीज़ों का बहुत एडमायरर रहा, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन जब नंदीग्राम में जो हुआ, हम जैसे लोगों ने खुल के सड़क पे आके कहा बहुत गलत हो रहा है, इसका विरोध करना चाहिए। तो तो लेफ्टिस्ट का मतलब अगर ये है कि जो सोवियत यूनियन में हुआ उसका समर्थन करते हैं, या जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की हर सही गलत बात को सही कहते हैं, तो हम कतई लेफ्टिस्ट नहीं रहे। उस लाइक कम्युनिस्ट नहीं है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो ट्रेडिशन है हिंदुस्तान का, उससे मैं आया हूँ। तो बहुत ब्रॉड लेफ्ट के अंदर जो अलग अलग कैटेगरी है, उसमें कहीं एक जगह, उसमें एक जो कि गांधी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, उसमें से मैं आया हूँ। तो जाति वो है, जाति लेफ्ट है, गोत्र जो है वो लोहिया, गांधी, जयप्रकाश है। क्या बात है। रिसेंटली भारत का ऑपोजिशन यूनाइट होने की एक कोशिश में लगा हुआ है। इंडिया इस अलायंस का नाम है। हाउ डू यू सी दिस? डू यू सी दैट ये कहीं कुछ डेंट क्रिएट कर सकता है एक बीजेपी ऐसे सुपर पावर पे? देखो, एक तो बहुत स्मार्ट काम इन्होंने किया है, इंडिया एक्रोनिम रखना। मैं आपसे पूछ लूँ इंडिया का मतलब क्या, आप भी थोड़ा सा अटकोगे। इंडियन नेशनल, फिर आप डेमोक्रेसी, नहीं डेमोक्रेसी है नहीं, एक्चुअली डेवलपमेंटल है। अच्छा, ओके। देखो यही, हाँ, अग्रीड। तो किसी को ध्यान नहीं है, सही बात है। लेकिन एक्रोनिम बनता है इंडिया। ये बड़ा स्मार्ट काम किया है, क्योंकि ये जो बीजेपी का सूडो नेशनलिज्म है, ये खामखा बीजेपी वाले हमारे नेशनलिज्म के ऊपर रुमाल डाल के बैठे हुए हैं। अब इनका कोई मतलब नहीं इंडिया के नेशनलिज्म से। बीजेपी जिस परंपरा से आती है, इन लोगों ने एक अपना उंगली का नाखून नहीं कटाया इस देश के लिए। इस देश की आज़ादी में ये जो बीजेपी के फोरफादर्स हैं, इनका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है, और ये लोग आज नेशनलिज्म के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो भाई ऑपोजिशन ने एक तो बड़ा सेंसिबल काम किया है कि इंडिया पे दोबारा अपना कब्जा, उनके रुमाल को, जो रुमाल डाल के छेक के बैठे हुए हैं, जरा रुमाल को साइड में किया है। बहुत बढ़िया काम किया है, मगर इतने से काम बनेगा नहीं। अच्छा काम किया है, और इस देश को बचाने के लिए आज तमाम ऐसी ताकतों को आना पड़ेगा एक साथ, जिनको इस देश की विरासत में एक विश्वास है, आस्था है। ये देश, विरासत, आस्था, ये शब्द सुन के शायद ऑड लगता होगा, मेरे लिए बहुत स्वाभाविक शब्द है। और मुझे लगता है कि आज जो हो रहा है वो दरअसल इस देश की जो सच्ची विरासत है उस पर हमला हो रहा है आज, ये हो रहा है। और इंडिया उस हमले को बचाने के लिए एक ताकत बन सकती है, अगर वो एक चीज़ ना करे और एक चीज़ करे। क्या ना करे? कि ये जो अगर घर बैठ गए आप कि भाई चलो हमने अलायंस बना लिया, अब तो वोट हमारे जुड़ जाएंगे, वोट जुड़ जाएंगे तो अब तो बीजेपी हार जाएगी। ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पुराने ज़माने में हुआ करता था कि जब कांग्रेस के खिलाफ ऑपोजिशन डिवाइडेड था, ऑपोजिशन यूनाइट होता था, कांग्रेस पे भारी पड़ जाता था। आज स्थिति नहीं है। आज बीजेपी अगर इलेक्शन जीती है तो सिर्फ इस वजह से नहीं जीती है कि ऑपोजिशन डिवाइडेड है।
राजस्थान में जीती है। कौन सा ऑपोजिशन डिवाइडेड है? कुछ नहीं है, एक ही ऑपोजिशन है, वो हार सही गया। बात। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कौन ऑपोजिशन डिवाइडेड है यहाँ? कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। या कुछ जगह जहाँ ऑपोजिशन को यूनिटी चाहिए वहाँ पहले से बनी हुई है। तो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि वोट बिखरे हुए थे, वोटों का विभाजन अब खत्म हो जाएगा, वोट अब यूनाइट हो जाएंगे। उसकी स्ट्रेंथ ये होनी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और इस वक्त इलेक्ट्रल ज्योग्राफी हमारी ऐसी है कि इससे कोई मैजिक होने वाला नहीं है। इंडिया अलायंस की स्ट्रेंथ ये है कि ये जो सवाल था कि बीजेपी के सामने कौन है, हमें तो दिखता ही नहीं है, इसका एक जवाब देना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये जमीन पे जो स्ट्रगल की यूनिटी बनती है, अगर ये ड्राइंग रूम में बैठ के वोट और सीट की यूनिटी है, तो इससे कोई मैजिक नहीं होने वाला। अगर ये जमीन पे स्ट्रगल की यूनिटी बनती है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। स्ट्रगल किस सवाल पे? जो इस देश के सबसे बड़े सवाल है। इस देश का सबसे बड़ा सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट का। इतना मैसिव सवाल है। और जब आज से 10, 20, 50 साल बाद लोग पूछेंगे भैया इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी और सड़क पे कुछ हो क्यों नहीं रहा था, पार्लियामेंट में डिस्कस क्यों नहीं हो रहा था ये अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा, महंगाई इज़ नॉट इन्फ्लेशन। ये लोग कंफ्यूज करते हैं। जब गरीब इस देश में कहता है जी कि महंगाई बहुत है, इकोनॉमिस्ट कहता है नहीं इट्स ओनली 4.2%, बोथ ऑफ देम आर राइट। ट्रू। बट गरीब की क्योंकि when they say, जब कोई गरीब कहता है कि महंगाई बहुत है, तो ये कह रहा है कि मेरी जेब में जितना पैसा है उससे मुझे जो चीज़ खरीदनी है मैं खरीद नहीं सकता। एवेन्यूज नहीं है उसके पास। हाँ, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जिसका मतलब है वो गरीब है। गरीबी की बात करने का एक यूफेमिज्म है महंगाई। तो महंगाई बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है इस देश में किसान, जिसको अपनी मेहनत का दाम नहीं मिलता। अगर इन सवालों को उठाए ऑपोजिशन, ज़मीन पे उठाए, संघर्ष करके उठाए, क्योंकि संसद से ऊंची इस देश में सड़क है, सड़क पे खड़े होकर आप कुछ करेंगे तो कुछ होगा। सिर्फ संसद की यूनिटी से काम नहीं चलेगा। सड़क पे आके अगर आप यूनिटी बनाते हैं, इन सवालों को उठाते हैं, बीजेपी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी अगर ये सवाल उठा दिए जाए, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। पूछें इनसे कि आपने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, कितनी करोड़ दीजिए? घट गए इस देश में एम्प्लॉयमेंट। पूछे इनसे कि आपने कहा था किसान की आय दुगनी होगी, दुगनी मत करो, मुझे आंकड़े दे दो कितनी कर दिया आपने। एक आंकड़ा नहीं दिया इन्होंने आज तक, दे सकते नहीं है क्योंकि एक्चुअली घट गई है किसान की आय। पूछो इनसे कि इस देश में गरीबों की संख्या लगातार घटती जा रही थी, पहली बार बढ़ी है। कब बढ़ी है? पिछले 2.5-3 साल में। पूछो इनसे कि एनएसएस का आंकड़ा रिलीज क्यों नहीं करते, अपना सरकार का आंकड़ा रिलीज कर दो। एक उदय शंकर साहब की एक बहुत पुरानी पोइट्री थी कि 2 हाथियों की लड़ाई में नुकसान हाथियों का नहीं होता, वो जंगल का होता है, उस घास का होता है, उन पेड़ों का होता है। तो मुझे लगता है 2 हाथियों की लड़ाइयाँ कभी नहीं होनी चाहिए। जंगल बहुत सुकून से ही रहना चाहिए। सबको आपस में मतलब आई गेस वो पॉलिटिकल यूटोपिया में मैं ड्रीम कर रहा हूँ, एस्पायर कर रहा हूँ, वो तो मुझे नहीं लगता कभी, मुझे एटलीस्ट नियर फ्यूचर में कभी नहीं दिखता कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बहुत क्लोजली मिलजुल के काम करेंगे। बट आई रियली होप कि ऐसा हो एंड भारत का जो फ्यूचर का पॉलिटिक्स होगा वो थोड़ा प्रोग्रेसिव हो। ऑन दैट नोट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग दिस पॉडकास्ट। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आई रियली होप जो आपकी कॉन्वर्सेशंस थी, जितने सॉफ्ट स्पोकन आप हैं उतना ही सॉफ्ट स्पोकन हमारा देश बने। जितना हम एंगर, टेंशन, केओस हम अमूमन अपने आजू बाजू मीडिया में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, बातों में, सोशल मीडिया में देखते हैं, ये सब थोड़ा कम हो। हम खुशी से, चैन से, सॉफ्ट स्पोकन तरीके से जिंदगी जिए। सॉफ्ट स्पोकन ना भी हो, ट्रुथ स्पोकन तो हाँ चलिए, हाँ इतना तो होना ही चाहिए। जी। आपसे बात करके बहुत मजा आया। मुझे भी अच्छा थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल जर्नी विथ मी, स्पेशली ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच।